बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट है वो क्या हैं, ठीक है जी। उसमें हमने देखा था कि सर शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने मैनेजमेंट को अपॉइंट किया, देन फिर शेयर होल्डर्स ने ही ऑडिटर्स को अपॉइंट किया। ऑडिटर्स ने जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है और इन अकॉर्डेंस विद IFRS करना है, ठीक है जी। ऑडिट एविडेंस जमा करके रिपोर्ट देना है, ठीक है जी। ये हमने सारी चीज़ें लास्ट क्लास में देख ली थी। अब सर जब ऑडिटर जिस किताब के हिसाब से अपना ऑडिट करता है, ठीक है जी, उस किताब का पहला चैप्टर, उस किताब का पहला सबक, तो उस गज़ा में पहला कदम वो सर हमारे पास है आइज़ा 200। ये हमारे पास है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, ठीक है जी। तो इस पे सर हमने अभी डिटेल में बात करनी है इस पूरे स्टैंडर्ड के ऊपर। सर आइज़ा इसमें ऑडिटर से मुखातिब होकर सबसे पहली बात जो करता है वो ये करता है कि बेटा जो जिस तरह का मैं ऑडिट चाह रहा हूँ ना तुमसे, उसका ऑब्जेक्टिव समझ लो। क्यों कर रहे हैं ऑडिट, उसका ऑब्जेक्टिव समझ लो ऑडिटर, और मैं तुम्हें गाइड करता रहूँगा पूरे टाइम। ये किताब जो है वो ऑडिटर को कह रही है कि बेटा सबसे पहला काम ये कि जो काम करने जा रहे हो ना ऑडिट, उसका ऑब्जेक्टिव जान लो, उसका ऑब्जेक्टिव जान लो। यानी क्यों करना चाह रहे हो, ये क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। अब सर आइज़ा की किताब जो है वो ऑडिटर से मुखातिब है और ऑडिटर को कह रही है बेटा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑडिट का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑडिट का ये है कि टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। देखें ये टू और ऑब्टेन तो अंग्रेजी के वर्ड हैं, आपको पता है, ठीक है जी। इसमें तो कुछ जानने की जरूरत है, कोई मसला नहीं है। जो टेक्निकल वर्ड है इसके अंदर वो है हमारे पास रीजनेबल अश्योरेंस। अब हमने आइज़ा से कहा आइज़ा रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है ये जरा एक्सप्लेन करें, रीजनेबल क्या है, अश्योरेंस क्या है, ये जरा एक्सप्लेन करें। अब देखें सर रीजनेबल का मतलब जो है वो स्टैंडर्ड ने कहा हाई लेवल। अब हाई लेवल क्या, अश्योरेंस। अश्योरेंस क्या है सर, अश्योरेंस ये सर हम सबको पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है ऑडिटर्स को टू कंडक्ट द ऑडिट, ठीक है जी, एंड टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS, ठीक है जी। तो सर शेयर होल्डर्स जब मुझे रिपोर्ट करेंगे तो वो मुझे अश्योरेंस दे रहे होंगे, यानी कि मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS बने। सर अगर मैं ऑडिटर हूँ, सर अगर मैं मिसाल के तौर पर मैनेजमेंट हूँ और मैनेजमेंट के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं जो ऑडिटेड नहीं है, तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होगा उसके ऊपर। क्यों, शेयर होल्डर्स के पास जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे तो उसके पास उसका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। क्यों भाई, मैनेजमेंट ने बनाया यार ये अकाउंट्स। शेयर होल्डर्स ये देखेगा कि अकाउंट्स मैनेजमेंट ने बनाए, किसी ने ऑडिट नहीं किया। ऑडिटर के ऑडिट करने से उसका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, उसका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो सर हाई लेवल का मतलब है, हाई लेवल अश्योरेंस का मतलब ये है, या रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब ये है हाई लेवल कॉन्फिडेंस हमने मैनेजमेंट को देना है। मतलब सिर्फ आप कंपेयर करें, अगर मैनेजमेंट के पास एक अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाते हैं, ठीक है जी, अनऑडिटेड, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर, मिसाल के तौर पे अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके पास जाते हैं, किसके पास, शेयर होल्डर के पास। तो सर शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस नीचे होगा, उस पर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं। वो क्यों, मैनेजमेंट ने बनाया जनाब। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाते हैं सर शेयर होल्डर्स के पास, तो शेयर होल्डर्स को पता है कि यार ये एक इंडिपेंडेंट पार्टी ने वेरीफाई किए हुए, तो सर उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, उसका कॉन्फिडेंस भी ऊपर होगा, ठीक है जी। तो सर फिर ऑडिटर से जो है वो आइज़ा जो है मुखातिब होकर कहता है कि भाई तुमने शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस देना है, शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस देना है, शेयर होल्डर के पास कॉन्फिडेंस आना चाहिए। लेकिन किस लेवल का, किस लेवल का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, हाई लेवल का कॉन्फिडेंस, रीजनेबल कॉन्फिडेंस आना चाहिए उसको कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS बने हैं। ऑडिटर तुमने ये इंश्योर करना है बाबू कि तुम्हारे पास जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हाई लेवल का कॉन्फिडेंस मिले, रीजनेबल कॉन्फिडेंस मिले, रीजनेबल अश्योरेंस मिले। अश्योर करवाओ उनको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के हिसाब से बने हैं। फिर पूछूं किस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए, लो लेवल, हाई लेवल। सर हाई लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए, शेयर होल्डर्स को हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आपने देना है मिस्टर ऑडिटर। अब जो है वो आइज़ा से मैं पूछता हूँ व्हाट इज मेंट बाय हाई लेवल। आइज़ा ये बताओ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में कैसे दूं, कितना कॉन्फिडेंस दूं, ठीक है जी। तो सर आइज़ा ने कहा कि भाई हाई लेवल का मतलब है जो एब्सोल्यूट ना हो, एब्सोल्यूट ना हो। अच्छा एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, 100% सारी चीज़ें सही हैं, 100% सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है जी।
देखिए ऑडिटर कभी भी 100% सारी चीजें सही है ये बात नहीं कर सकता, ठीक है जी। हाई लेवल का मतलब क्या है? 25% हाई लेवल है? नहीं। 40% हाई लेवल है? नहीं। सर हाई लेवल होगा कोई 80 to 90% के करीब, 80 to 90% के करीब हाई लेवल होगा। हम ये भाई परसेंटेजेस पे बात नहीं करेंगे कि यार परसेंटेज इतने परसेंट से कम हाई लेवल नहीं है और इतने परसेंट ज़्यादा हाई लेवल है, नहीं। हम सिर्फ ब्राइट लाइन क्राइटेरिया पे बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है जी। कि हमारे पास 100% अश्योरेंस देना, 100% कॉन्फिडेंस देना इम्पॉसिबल है ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। तो हम ऑर्डर से आइजा से कहते हैं कि आइजा ये बताओ एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, सॉरी ये बताओ ये हाई लेवल का मतलब क्या है। उसने हाई लेवल का मतलब है, हाई लेवल का मतलब है हाई लेवल कॉन्फिडेंस, लेकिन 100% नहीं। फिर मैंने कहा हाई लेवल का परसेंटेज क्या है? तो सर हाई लेवल का परसेंटेज हम ये इन्फर कर रहे हैं कि हमारे पास सर कोई 80 से 90% के करीब होना चाहिए। तो बाबू ऑर्डर आइजा कह रहा है अपने ऑर्डर से, तो बाबू ऑर्डर तुमने बेटा ये इंश्योर करना है कि तुमने रीजनेबल अश्योरेंस देनी है शेयर होल्डर्स को। रीजनेबल का मतलब है 80 to 90% अश्योरेंस देनी है, कॉन्फिडेंस देना है शेयर होल्डर्स को, ठीक है जी। 100% तुम्हारा बाप भी नहीं दे सकता बेटा, ना मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं। अब ये मासूम सा ऑडिटर जो है वो आइजा से कहता है कि भाई ओ भाई मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक स्मार्ट सा लड़का हूं, ठीक है जी। बिग 4 में काम करता हूं, ARTT से पढ़कर आ रहा हूँ, ठीक है जी। ज़बरदस्त सा जो है वो पूरा पैकेज हूँ मैं, ठीक है जी। आपको क्या लगता है मैं 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता हैं? क्या मैं 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता? क्या लगता है, किस एंगल से लगता है बताओ? चर्बी कहाँ है जी? किस एंगल से लगता है कि मैं 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता? अब ऑर्डर की बात सुनने के बाद आइजा ने जवाब दिया। आइजा ने ये कहा कि यार तुम अपना मुंह देखो, मसूर की दाल देखो, ठीक है जी। तुम अपना मुंह देखो, मसूर की दाल देखो। 100% एश्योरेंस तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी नहीं दे सकता, ठीक है जी। अब भाई जो ऑडिटर है वो अड़ गया, वो कह रहा है मैं तो 100% एश्योरेंस दूंगा। आइजा कह रहा है बेटा तुम उल्टा लटक के अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं, चलफाज नहीं है मेरे पास, कुछ भी कर लो, 100% एश्योरेंस बेटा तुम्हारा प्यो भी नहीं दे सकता, ठीक है जी। अब भाई ये फड्डा चल रहा है। आइजा कह रहा है भाई मुझे 100% एश्योरेंस नहीं चाहिए। शेयर होल्डर की जो ऑडिटर है वो कह रहा है नहीं भाई मैं तो 100% एश्योरेंस दूंगा, ठीक है जी। अब फड्डा है। अब आया जनाब अब्बू ऑडिटर जब आया उसने इस छोटू ऑडिटर को कहा आजा बेटा जरा साइड पे, ठीक है जी, आ जाओ, खुशबू लगा के आ जाओ, सुमड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, ठीक है जी। छोटे ऑडिटर ने कहा नहीं भाई आप सिखाते हैं बहुत दर्द होता है, नहीं आओ बेटा, आ जा मेरा बच्चा, जो तुझे किताब बोल रही है पागल के पुत्र, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, इधर आ तुझे सिखाऊं, ठीक है ना, इधर आ, बैठ, काली साहब बुलाते ना, बैठ, आ जा पुत्र थे, आ जा। अब्बा ऑर्डर ने कहा पुत्र थे छाँव में आ जा, ठीक है जी, छाँव में आ जाओ, जरा छाँव में आ जाओ मेरे छोटे ऑर्डर, जरा छाँव में आ जाओ, बिग 4 के हो ना, ARTT से पढ़े हो, स्मार्ट हो, आओ जरा साइड में आओ, तुमको मैं बताऊं, ठीक है जी, आना है तो आओ, ठीक है जी, क्यों खड़े हो धूप में, आ जाओ छाँव में आओ जरा, ठीक है जी। अब हम इसको छाँव में लें, अब छाँव है क्या वो देखो। अब छोटू ने अब्बा ऑर्डर से पूछा कि अब्बा ऑडिटर मुझे बताओ वाई द हेल आई कांट ऑब्टेन 100% एश्योरेंस। अब जब जो है वो छोटू ऑर्डर साइड पे आ गया तो अब ऑर्डर्स को प्यार से समझा रहा है कि पुत्र ये तेरी काबिलियत पे मसला नहीं है कि तू 100% एश्योरेंस नहीं ले सकता। 100% एश्योरेंस हम इसलिए नहीं ले सकते कि देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, ठीक है जी। तू स्मार्ट है पुत्र, तू ARTT से पढ़कर आ रहा है, तू सर अहमद रजा का स्टूडेंट है, तू कैसे हो सकता है कि तुझे कोई चीज़ नहीं आती हो, और कैसे हो सकता है कि तू कामचोर हो, ठीक है जी। तू 100% एश्योरेंस इसलिए नहीं ले सकता कि तेरी काबिलियत नहीं है, 100% एश्योरेंस इसलिए नहीं ले सकता कि तुम्हारे पास लिमिटेशन है, ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। अच्छा जी, अब मैं ऑर्डर को समझा रहा हूँ, छोटे ऑर्डर को, ठीक है जी। मैं उसको कह रहा हूँ बेटा P&L उठा के लेके आ बेटा। तुम कह रहे हो बेड डेट्स है हमारे पास 100 रुपए का, बेटा तुमको क्या गैब का इल्म है कि बेड डेट 100 रुपए होगा?
तो छोटे ऑर्डर ने कहा नहीं सर हमारा अंदाज़ा है। तो तुम्हारा अंदाज़ा है? ओ ख्वाजा आसिफ के बेटे, ये तुम्हारा अंदाज़ा है? वेरी गुड सर। फिर बताओ ये डेप्रिसिएशन जो आ रहा है पुत्र, ये डेप्शन जो तुमने निकाला है क्या सोच के निकाला है? सर मैंने सोचा कि एसेट की यूजफुल लाइफ इतनी है 5 साल है, तो मैंने यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएशन निकाल लिया। तो अब्बा ऑर्डर ने जूनियर से पूछा, छोटे ऑर्डर से, बेटा तुम्हारे बाप को पता है कि 5 साल चलेगा या नहीं चलेगा? तुम्हें पता तुम चलोगे 5 साल, तो तुमको ये कैसे पता कि एसेट 5 साल चलेगा? छोटे ऑर्डर ने कहा ये मेरा अंदाज़ा है। उसने कहा बेटा तुमने 2 अंदाजे मार दिए, तुमने 2 एस्टिमेट्स मार दिए, एक तुमने ब्रेडेड्स के केस में मार दिया, एक तुमने पीपी के केस में मार दिया। और अगर ये अंदाजे गलत हुए ना, तो जो शेयर होल्डर वहाँ बैठे हुए हैं, जो तुम्हारे इन अंदाजों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं और तुम उनको कह रहे हो कि मैं 100% इंश्योरेंस दूंगा, तो वो तुम्हारे अंदर कोस के फट जाएंगे। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बहुत सारी फिगर्स हैं वो एस्टिमेट्स पे बेस्ड होती हैं, ठीक है जी। और क्या एस्टिमेट्स 100% करेक्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं? अंदाजे 100% सही हो सकते हैं? नहीं हो सकते यार, नहीं हो सकते। बड़े बड़े साहबा को उठा के देखो, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने टूटते हुए इरादों से अपने रब को पहचाना। ये बड़ी मशहूर कॉल है, बड़ी मशहूर जो है वो उनका कॉल है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, मौला अली का। उसका रीज़न क्या है? मतलब हज़रत अली जैसे जय्यद सहाबी, मुकम्मल इंसान, ठीक है जी, वो अगर जो है वो एक काम का इरादा करते हैं और वो इरादा टूट जाता है, वो नहीं हो पाता काम, ठीक है जी, तो कहते हैं कि जी वाकई अल्लाह एग्जिस्ट करता है। तो यार जब इतने बड़े बुजुर्ग लोग अपना इरादा करते हैं और इरादा टूट जाता है, तो उसका मतलब है सर ये याद रखिएगा, एक आम इंसान एक इरादा करे कि भाई मैं एसएससी को 5 साल चलाऊंगा, भाई मैं ये काम इस तरह करूंगा, सर ज़रूरी नहीं है कोई काम उसी तरह हो। तो जहाँ एस्टिमेट्स आएंगे, जहाँ अंदाजे आएंगे, सर वहाँ पर फिर चीज़ें तब्दील ज़रूर होंगी। और भाई हम बिजली के बिल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगले महीने का क्या होगा, इवन यूनिट्स भी हमें पता हो। तो चल पुत्र तुझे ब्रेडेड्स के हिसाब से और एक चीज़ समझाता हूँ। एक बंदे से अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है जी, 100 रुपये का। तूने सोचा ये 20 रुपये नहीं देगा, ठीक है जी, 20 रुपये का ब्रेडेड्स हो जाएगा। इसकी शक्ल ऐसी है कि 20 रुपये नहीं देगा। यार क्या पता ये पूरे 100 रुपये दे दे, क्या पता इसकी शक्ल से तुम डिसीव हुए हो, ये पूरे 100 रुपये की जगह 1 रुपया दे तुम्हें। और क्या पता सर ये वाकई जैसे तुम सोच रहे हो ये तुम्हें 80 रुपये दे दें। तुम्हें पता है 100% अंदाजा है, 100% पता है। 100% एक चीज़ है तो फिर उसको अंदाजा नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो सर मुझे नहीं पता, इसका मतलब है सर मेरे पास एक प्रॉपर लिमिटेशन है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं इसमें अच्छी खासी फिगर्स अंदाजे से डाली गई हैं। अक्रूवल अकाउंटिंग जहाँ भी चलती है अंदाज़ा चलता है, वहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए तुम्हें अंदाजे लगाने पड़ते हैं कि भाई मेरे हिसाब से इतने रिकवर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अंदाजे हैं जहाँ पर, वहाँ 100% एश्योरेंस नहीं दी जा सकती। अब आप उत्तर मैं तुझे इन्वेंट्री के हिसाब से भी एक चीज़ बताऊँ कि तुम्हारे पास इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो कॉस्ट हमें पता है कि एक रिकॉर्डेड चीज़ है, एक्चुअल चीज़ है। एनआरवी क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट लेस कॉस्ट टू सेल। अब देखें इसका पहला वर्ड क्या है? एस्टिमेटेड। अब आपने सोचा भाई चीज़ बिकेगी 80 की, 90 की, वो 100 की भी बिक सकती है। जब एक्चुअल में बेचने जाओ 60 की भी बिक सकती है। तो सर ये भी क्या है हमारे पास? एक अंदाजा। इसका मतलब बेटा बैलेंस शीट पे जो इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है वो भी एस्टिमेट है, और सर जो एनआरवी का लॉस पीएनएल में आ रहा है वो भी एस्टिमेट है। दोनों एस्टिमेट हो गए। तो सर एस्टिमेट हर जगह हमें क्या नजर आ रहा है? एस्टिमेट। इसी तरह पीपी का कैरिंग अमाउंट वो भी एस्टिमेट, उसका डेप्रिसिएशन वो भी एस्टिमेट, उसका एम्पेयरमेंट वो भी एस्टिमेट, ठीक है जी। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल का जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है वो भी एस्टिमेट, और अकाउंट रिसीवेबल से जो रिलेटेड बैड डेट्स आ रहा है वो भी एस्टिमेट। हाँ छोटू मुझे बताओ ये सारा गंद कहाँ से आ रहा है? ये सारा गंद किस एलिमेंट से आ रहा है? शेयर होल्डर से, मैनेजमेंट से, ऑर्डर से? ये गंद कहाँ से आ रहा है? सर ये सारा का सारा गंद आईएफआरएस से आ रहा है, क्योंकि आईएफआरएस हमें कंपेल करता है कि आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है जी। आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, आईएफआरएस ही कहता है। और आपको सर क्या करना है जनाब? अक्रूवल अकाउंटिंग करनी है। तो सर ये चीज़ें आपको पुश करती हैं क्या चीज़? किस चीज़ के लिए? एस्टिमेट्स निकालने के लिए, ठीक है जी।
एस्टिमेट्स आपको चाहिए होते हैं क्योंकि आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट को कंप्लाई करना होता है। इसी वजह से आप बेपनाह एस्टिमेट्स करते हो तो बैलेंस शीट पे भी एस्टिमेट्स, पीएल में भी एस्टिमेट्स, बैलेंस शीट पे भी एस्टिमेट्स, पीएल पे भी एस्टिमेट्स। देखिए पहली लिमिटेशन बेटा आप लिख लो अपने पास कि आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट्स की वजह से बहुत सारे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, एंड एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं तो आप 100% इंश्योरेंस नहीं दे सकते हो, ठीक है जी। दूसरा सर हमारे पास इनहेरेंट लिमिटेशन है मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। देखिए बना कौन रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट बना रही है और फिर आप उसको ऑडिट कर रहे हो, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ आपको बाकी का एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, यानी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बाकी की इन्फॉर्मेशन भी देना। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अगर इन्फॉर्मेशन देने की है तो सर देयर इज अ चांस, देयर इज अ रिस्क कि वो ऑल इन्फॉर्मेशन आपको ना दे। अगर ऑल दे भी तो कुछ गलत दे दे, कुछ सही दे, तो सर हमारे पास फिर एक रिस्क कि सर जो मुझे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो भी उसी पार्टी से आ रहा है जो कौन बना रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, जो क्या बना रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है। तो सर रिस्क है कि वो इन्फॉर्मेशन या तो पूरी ना हो या पूरी तो हो सर लेकिन इनएक्यूरेट हो, ठीक है जी। सर फॉर एग्जाम्पल सर एक कोर्ट केस हार गए हम सर, ठीक है जी, मैनेजमेंट एक कोर्ट केस हार गई, ठीक है जी, कोर्ट केस हार गई मैनेजमेंट, ठीक है जी, ईयर एंड के बाद हार चुकी है, ऑडिट कर रहा है सुकून से बैठ के, खामोश रहे हम, नहीं बताया हमने ताकि यार साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच जाए। तो क्या मैनेजमेंट ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी शेयर होल्डर को? नहीं सॉरी, उसको ऑर्डर को इन्फॉर्मेशन दी पूरी? नहीं दी। सर एक वेयर हाउस में आग लग गई 31 दिसंबर को, ठीक है जी, और मैनेजमेंट ने प्लान ये बनाया कि यार हम इसको इस वेयर हाउस का ऑडिट करवाएंगे, इस वेयर हाउस को पे लेके ही नहीं जाएंगे ऑर्डर को, ठीक है जी, घुमा फिरा देंगे, डॉक्यूमेंट्स जो देंगे गलत डॉक्यूमेंट्स देंगे उसको। तो इसका मतलब है सर एक तो कंप्लीटनेस नहीं, और दूसरा सर हमारे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है अबाउट इन्वेंट्री। तो हम खामोश रहें, गलत चीजें बताएं सर, ये भी एक ऐसी चीज है जो इनहेरेंट लिमिटेशन क्रिएट करती है ऑडिट की, ठीक है जी। तो ऑर्डर 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। अब बताओ पुत्र, जब तुम्हारे पास 100% इन्फॉर्मेशन ही नहीं है या 100% इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, अवेलेबिलिटी और करेक्टनेस, अगर ये तुम्हारे पास 100% नहीं तो हाउ कैन यू गिव 100% एश्योरेंस? ठीक है जी। तो पुत्र जरा पजामे में वापस आ जाओ, ठीक है जी, और उछलो नहीं ज्यादा। 100% हमारा बाप भी नहीं दे सकता, ठीक है जी। अब जरा आइजा जो बात बोल रहा है ना वो सुन लो कि आपने क्या देना है, हाई लेवल एश्योरेंस देनी है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देनी है, रीजनेबल एश्योरेंस देनी है। अब छोटू को बात समझ में आना शुरू हुई, ठीक है जी। एक तो देखें यार इन्फॉर्मेशन की 100% प्रेजेंस है, ठीक है जी, और फिर 100% एक्यूरेसी भी है, ठीक है जी। प्रेजेंस भी जरूरी है और एक्यूरेसी भी जरूरी है, ठीक है जी। अब बताएं यार, एक बंदा अगर जो सीएफओ है क्लाइंट का, ठीक है जी, अगर वो सर आईएफआरएस का चीता है, ठीक है जी, तो सर चांसेस है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है वो फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है जी, उसने फ्रॉड किया हो, ठीक है जी, उससे कुछ सर गुड्स डिलीवरी नोट्स फेक बनाए हो, ठीक है जी, उसने कुछ सेल एग्रीमेंट्स फेक बनाए हो, ठीक है जी। तो सर देखें दो रिस्क हैं, एक इन्फॉर्मेशन की मुकम्मल कंप्लीटनेस और एक इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी, दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है जी। तो सर फिर याद रखिएगा, इनहेरेंट लिमिटेशन क्रिएट हो रही है, आईएफआरएस एस्टिमेट्स इन्वॉल्व करवा रहा है, मैनेजमेंट जो है वो 100% इन्फॉर्मेशन शायद ना दे, और अगर 100% दे भी तो सर उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो फ्रॉडुलेंट हो, जाली हो, 2 नंबर हो, बकवास हो, बेकार हो, ठीक है जी। और ये तक यार सीएफओ बाज़ औक़ात लोग करते हैं मार्केट में कि अगर आपको ये ऑर्डर आके कहता है जी आपने सेल्स किया, उसके पैसे आ गए, और जी किसी रिलेटेड पार्टी से पैसे डलवा दिए अकाउंट्स में, ठीक है जी, और आपको बता देते को ये बैंक में क्लियर हो गया पैसे, ये बैंक में क्लियर हो गया पैसे, तो फ्रॉड किया जा सकता है। और ऑडिटर जो है वो एक्सपर्ट नहीं होता फ्रॉड पकड़ने में, ठीक है जी, ऑडिटर की जिम्मेदारी भी नहीं है फ्रॉड पकड़ना। अब आगे पढ़ेंगे और फ्रॉड का पूरा स्टैंडर्ड हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सर हमारे पास समरी क्या है, समरी है इनहेरेंट लिमिटेशन की, समरी ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, वो हमारे पास सर 2 हैं। एक हमारे पास है सर जो इम्पोज हो रहा है किसकी तरफ से, आईएफआरएस की तरफ से, ठीक है जी। एक हमारे पास इम्पोज हो रहा है सर आईएफआरएस की तरफ से, वो है हमारे पास एस्टिमेट्स। दूसरा हमारे पास सर मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है, वो क्या है सर, इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन में भी क्या, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी, ठीक है जी।
मैं इसके आगे लिख देता हूँ फ्रॉड। ठीक है जी। तो सर मैनेजमेंट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे, ये भी चांसेस हैं, और सर आपको अगर इन्फॉर्मेशन दे तो फ्रॉडुलेंटली रिपोर्टेड हो। ठीक है जी, गलत रिपोर्टेड हो, रॉन्ग रिपोर्टिंग हो। एस्टिमेट्स completeness of information and fraudulent information sir creates embeds instills inherent limitation in our audit। ठीक है जी। चलिए जी, एक छोटी सी चीज़ और हम डिस्कस करते हैं जनाब। से एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है मिसाल के तौर पे यूनिलिवर्स। ठीक है जी, या हम कह लेते हैं एंग्रो। ठीक है जी। एंग्रो की सर पहले मुझे बताएं कितनी प्रोडक्ट्स है? बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स है, बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स है, लानत तुम्हारी शक्ल पे। एंग्रो की सर कोई 50-60 के करीब प्रोडक्ट्स है। ठीक है जी। और सर अगर मैं एंग्रो की सेल्स शेड्यूल देखूं तो एंग्रो की सेल्स शेड्यूल में सर बिलियंस ऑफ रुपीस की सेल्स आ रही होंगी। और सर बिलियंस ऑफ रुपीस की सेल्स का मतलब ये मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स की सेल्स हुई होगी ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है जी, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स। और सर जब भी मिलियंस ऑफ यूनिट्स की सेल हुई होगी। ठीक है जी। और सर जब ये सेल हुई होगी क्या बना होगा? गुड्स डिलीवरी नोट। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ सर मेरे पास SSGC है जो गैस सप्लाई करता है सर, किस में? सिंध में और बलूचिस्तान में। ठीक है जी। सर इसके कोई 3 मिलियन कस्टमर्स हैं। ठीक है जी, 3 मिलियन कस्टमर्स हैं। हर साल एक साल में 12 मरतबा जो है वो बिल भेजेगा। तो सर कोई 36 मिलियन बिल्स ये ड्यूरिंग द पीरियड बेचता है, जिससे रेवेन्यू कमाता है। ठीक है जी। 36 मिलियन दफा इसको जो है वो छोटे रेवेन्यूज मिलते हैं। मुझे एक बात बताएं, मैं अब छोटू ऑर्डर को कहता हूँ, हाँ बेटा जितने स्मार्ट हो, जितनी बड़ी है तुम्हारी मोटर, ठीक है ना, जितनी बड़ी मोटर है, तुम्हारा बाप भी ये मिलियंस ऑफ यूनिट्स का GDN नहीं देख सकता, और तुम्हारे परदादा भी जो है वो 36 मिलियन बिल्स को वेरीफाई नहीं कर सकते बैठ के। ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑडिट करना पड़ेगा सैंपल बेसिस पे। तो बेटा जब तू पूरी चीजें ही नहीं देख रहा, ठीक है जी, जब तू पूरी चीजें ही नहीं देख रहा तो तेरा बाप पूरा ओपिनियन देगा 100% का। तो सर अगर मैं मिसाल के तौर पर 3 करोड़ 60 लाख में से 1 लाख इनवॉइसेस भी देखता हूँ, जो कि बड़ी अमाउंट है। ठीक है जी, 1 लाख इनवॉइस देखता हूँ। 1 लाख सर 1 लाख इसका कोई परसेंटेज में 1% भी नहीं होगा। ठीक है जी, 1% भी नहीं होगा। लेकिन सर मैं 1 लाख देख के अंदाजा लगा सकता हूँ कि बाकी 3.59 मिलियन जो है वो सही होंगे। अंदाजा लगा रहा हूँ ना, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ सैंपल लेकर रहा हूँ। सर ये सैंपल मैंने पिक किया है, सैंपल को देख के अंदाजा लगाऊंगा कि बाकी की पॉपुलेशन भी क्या होगी, सही होगी या खराब होगी। ठीक है। तो बेटा 100% वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, तो 100% एश्योरेंस भी नहीं आ सकता। सर आप पूरे टीम लगा दें ना, पूरे फर्गसन लगा दें, डिलॉयट लगा दें, साथ में EY लगा दें, वो पूरे पाकिस्तान की फर्म्स लगा दें। ये 36 करोड़ ये 3.6 मिलियन जो बिल्स है ना, ये बैठ के वेरीफाई नहीं हो सकते, ये वेरीफाई नहीं हो सकते। ठीक है जी। वेरिफिकेशन का मतलब है एक चीज़ फिर उसके अंदर नहीं वेरीफाई नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो हमें सैंपल बेसिस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। और दूसरा आप एक बड़ा मसला देखें कि 30 जून का आपके अकाउंट्स, 30 जून को आपका ईयर एंड है। ठीक है जी। 5 जुलाई को आप जाते हो ऑडिट करने के लिए। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर 2-4 जुलाई को आप ऑडिट करने के लिए जाते हो। ठीक है जी। आपने टोटल सर कोई मिसाल के तौर पर 30 सितंबर तक रिपोर्ट बनानी है, तो 3 महीने में हमारा बाप, 2.5 महीने में हमारा बाप बैठ गई ये इतना बड़ा काम कर सकता है? नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो सर जब मैं 100% काम नहीं कर रहा तो मेरा बाप 100% सैंपल देगा, जो 100% जो है वो एश्योरेंस देगा। तो ये भी याद रखिएगा कि सर हमारे पास ड्यू टू टाइम लिमिटेशन एंड कॉस्ट लिमिटेशन, भाई ऑर्डर कितनी कॉस्ट लगा सकते हैं? एक लिमिटेड तक कॉस्ट लगाएगा ना, पूरी टीम को तो नहीं भिजवा देगा क्लाइंट के ऊपर। सर ड्यू टू कॉस्ट लिमिटेशन सर हम 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते, 100% वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। एंड एज अ रिजल्ट 100% assurance is not possible। ठीक है जी।